हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कुछ निजी कारणों के चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, तो अब कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यूस मैं वीडियो लेक्चर दे सकूं और अपना सिलेबस इसी प्रकार से चलता रहा। कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था, कूलॉम का नियम पढ़ा था और उसमें हमने कूलॉम बल कैलकुलेट किया था कि कूलॉम फोर्स किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो हमने एक इक्वेशन निकाली थी वो ये थी, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इक्वल्स टू आई थी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। यहाँ तक हमने चीज़ों को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण यानी उसका वेक्टर फॉर्म हम आज कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार से इसका वेक्टर फॉर्म हम निकाल सकते हैं। तो चलिए वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सदिश का मतलब होता है कि जहां पर परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी वहां पर परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। जैसे कि आप बल के लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कूलॉम बल कैलकुलेट कर रहे हो। कूलॉम बल के लिए आप बोल रहे हो कि यहाँ पर परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, लेकिन परिमाण आपने पिछले लेक्चर में निकाल लिया था। तो देखिएगा F यहाँ पर मैंने लिखा है, या F की जगह मैं लिख सकता हूँ कूलॉम बल। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कूलॉम बल। कूलॉम बल सदिश निरूपण के लिए दो चीजें जरूरी है, परिमाण और क्या चाहिए आपको, दिशा। यदि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है या दोनों चीजें कैलकुलेट होगी तो वो सदिश फॉर्मेट आ जाएगा, वो सदिश फॉर्म होगा। ठीक है, तो कूलॉम बल का हम सदिश निरूपण करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर परिमाण की जरूरत भी होगी और दिशा की जरूरत भी होगी। तो अब चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। तो ये चीज तो होने वाली है, इसको एक बार मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ और अब थोड़ा डायग्राम के अंदर इन चीजों को समझ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्तर विद्युतिकी और स्तर विद्युतिकी में हम पढ़ रहे हैं कूलॉम फोर्स, और कूलॉम फोर्स में आज पढ़ रहे हैं कि कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्तर विद्युतिकी है, मतलब कि मैंने यहाँ पर दो चार्ज ले लिए। ये ले लिया मैंने प्लस Q1 और कुछ डिस्टेंस पर मैंने चार्ज ले लिया यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज। दो चार्ज मैंने ले लिए यहाँ पे, और हमें पता है कि दोनों चार्ज सजातीय है, यानी एक ही जाति के हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है, यानी रिपल होने वाला है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या इनके दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर R है। इस डिस्टेंस को मान रहा है R। पिछले लेक्चर में यही चीज बताई थी। अब क्या होगा भाई, Q2 के कारण Q1 पर एक बल लगेगा। Q2 जो आवेश है वो Q1 को धक्का देगा, एक फोर्स देगा, बल लगाएगा। वो किस तरफ लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। इस दिशा में एक बल लगेगा। क्यों लगता है इस दिशा में, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इसी दिशा में क्यों लगता है, क्योंकि अक्ष पर लगता है हमेशा। ये अक्ष है तो उस अक्ष के अकॉर्डिंग ही फोर्स लगेगा। इस तरफ बल लगेगा और इस तरफ जो बल लगेगा उस बल को क्या बोलेंगे आप, देखो Q1 पर लगा तो F1 किसके कारण लगा, Q2 के कारण लगा, तो F12 इस फोर्स को क्या बोलेंगे आप, F12, और ऊपर आ गया सदिश। क्लियर है यहां तक। अब बताओ मुझे Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, Q1 के कारण लगेगा। Q1 के कारण लगेगा, वो किधर लगेगा, उस तरफ लगेगा। ये फोर्स इस तरफ लगने वाला है, उधर लगेगा। ठीक है जी, किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। Q2 पे फोर्स लग रहा है तो F2, और किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है, तो F21। ये दोनों तरफ फोर्स हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फोर्स तो कैलकुलेट करना ही है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया आपको
कि कूलॉम बल के सदिश निरूपण कर रहे हो आप, तो वहां पर फोर्स और उसके साथ साथ दिशा, इन दोनों का नॉलेज हमें होना चाहिए। अब दिशा की बात करते हैं। देखिएगा यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिखा r। यदि स्थिति सदिश की बात करूं मैं F12 के लिए, तो हो जाएगा आपका R12 स्थिति सदिश, R12 स्थिति सदिश। और F21 के लिए बात करें तो यहां स्थिति सदिश हो जाएगा R21 स्थिति सदिश। ये हो गया, ये स्थिति को बताएगा, ये बताएगा आपके स्थिति। और उसके अलावा मैं बात करूं दिशा को कौन बताएगा। एक सेकेंड में थोड़ा माइक को सेट कर लेता हूं। ओके जी, दिशा को जो बताएगा आपका वो बताता है, दिशा की बात कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्शन को बताएगा R12 के लिए R12 कैफ, जिसे हम कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं? एकांक सदिश। ये हमेशा डायरेक्शन को बताएगा। और R21 किसे बताएगा? R21 की जो दिशा होगी वो बताएगा R21 कैफ। इतनी सी चीज हमें डायग्राम के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर होनी चाहिए कि R12 स्थिति सदिश है, R21 स्थिति सदिश है, R12 डायरेक्शन को बताएगा F12 के लिए जो एकांक सदिश है, और यहाँ पे F21 के लिए एकांक सदिश हो गया आपका R21 कैफ। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर बल। ठीक है जी, तो पहले कैलकुलेट करते हैं हम F21 के लिए, F21 के लिए पहले चलिए एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पे कूलॉम बल। कूलॉम बल क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिमाण इनटू परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। परिमाण इनटू दिशा। परिमाण हमें पता है, कूलॉम बल ले लेते हैं पहले। जैसे मैंने लिया पहले F12 सदिश, F12 यानी ये वाला पोर्शन लिया, तो परिमाण कितना होता है इसका? कि Q1 Q2 अपॉन R², ये सबको पता है। और अब बात आती है दिशा की, और दिशा के लिए मैंने आपको बताया है कि दिशा हमेशा F12 की दिशा कौन बताएगा? ये वाला एकांक सदिश R12 बताएगा। तो यहां पर क्या जाएगा? R12 कैफ। ये चीज आप सबके सामने आ जाएगी, R12 कैफ। अब देखिएगा, बात करते हैं हम, R12 कैफ आ गया एक फॉर्मेट। अब मैं बात करता हूं थोड़ा वेक्टर के बारे में। यदि वेक्टर के बारे में बात की जाए, यदि वेक्टर को समझा जाए तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। R12 mod of R12 डॉट R12 कैफ इक्वल्स टू R12, ये फॉर्म बनता है। यहां से जो बनेगा आपका, यहां से इस चीज से आप निकाल सकते हैं R12 कैफ की वैल्यू। R12 कैफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिएगा R12 कैफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R12 सदिश और मॉड ऑफ R12, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी R12 कैफ की। यहां से ये वैल्यू उठाकर आप यहां रख देंगे तो फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी कि Q1 Q2 अपॉन R², और इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो क्या बनेगा? R12 सदिश डिवाइडेड बाय R12 कैफ। ये चीज आपको पता लग जाएगी। अब देखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया एकदम। ये आपको सदिश फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मॉड ऑफ R12 सदिश डॉट R12 कैफ इक्वल्स टू होता है आपका R12 सदिश के इक्वल। देखिएगा, और यहां से हमने R12 कैफ यानी एकांक सदिश का मान निकाल लिया। ये एकांक सदिश का फॉर्मूले से निकलता है, तो R12 कैफ इक्वल्स टू R12 सदिश अपॉन मॉड ऑफ R12 यहां से हमने निकाल लिया, और ये वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, और F12 की वैल्यू हमारे पास में ये वाली आ गई। चलिए अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, R इक्वल्स टू होती है R21 सदिश, और आप बोल सकते हो इसको R12 सदिश। यानी जो R जो डिस्टेंस है
उसको आप mod ऑफ r21 के इक्वल बोल सकते हो, या r जो डिस्टेंस है उसको आप r12 सदिश के इक्वल बोल सकते हो। तो यदि इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आप यहां पर कौन सी फॉर्म ज्यादा बेटर लग रही है कि r12 का काम हो रहा है, तो आप r12 की फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर r है आपके। r कहां पे दिख रहा है फॉर्मूले में? यहां पे। तो यहां पर फॉर्म बन जाएगी f12 सदिश इक्वल्स टू k q1 q2, और ये वाली जो वैल्यू है r की वो हम इस फॉर्मेट में रखेंगे, तो r12 सदिश मॉड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे r12 सदिश ये हो जाएगा मॉड ऑफ r12। ये फॉर्म बन जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, देखो एकांक सदिश का मान उठा के r12 कैफ की जगह पे रखा, और उसके बाद में r की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इस जगह पे रख दी जो डिस्टेंस की जगह पे रखी हुई है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, f12 सदिश जो है, f12 सदिश जो है वो आपका बन रहा है k q1 q2 डिवाइडेड बाई r12 सदिश का होल क्यूब। ये क्या बन जाएगा? इसका होल क्यूब बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा r12 सदिश। ये फॉर्म आपके पास में आ जाएगी, लास्ट में आपके पास में ये फॉर्म आ जाएगी जो आपके सदिश निरूपण को प्रदर्शित करेगी, कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण को प्रदर्शित करेगी। और इसी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इक्वेशन में मानूं तो इसी के अकॉर्डिंग आप सेकंड इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? F12 आ गया तो F21 आपका क्या आने वाला है? ध्यान से देखिएगा, F21 क्या आने वाला है? K Q1 Q2, यहाँ पे आ जाएगा R21, ये होल क्यूब बन जाएगा, और R21 का वेक्टर फॉर्म ये बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे आ जाएगी, और समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ही क्या है आपके? समीकरण 1 और समीकरण 2 ही कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण को दर्शाता है। क्या चेंजेस किया आज हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने केवल परिमाण निकाला था, और परिमाण के द्वारा हमने सॉल्यूशन आगे की चीजें देखी थी। आज हमने जो चीजें देखी वो क्या देखी? परिमाण और दिशा दोनों चीजों को एक साथ में रखा, और आज हमने डायरेक्शन को भी कैलकुलेट किया है। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, कि F12 जो है, F12 जो फोर्स है इक्वल्स टू, या आप ऐसे बोल सकते हो इसको, R12 सदिश जो है इक्वल्स टू माइनस R21 सदिश के होता है। ये चीज होती है। इसका मतलब क्या है कि R12 और R21 इक्वल है, परिमाण में इक्वल है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस फॉर्मेट से हम ये भी कह सकते हैं, इस चीज से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा F12 और F21 वो परिमाण में तो समान होगा, इनकी वैल्यूज तो समान होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस मार्क लग जाएगा। तो ये अंतिम में हमने निकाल लिया F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ठीक है, तो ये होता है बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का मतलब क्या है? इस Q1 की वजह से इस Q2 पर यदि कोई फोर्स लगेगा तो ये Q2 भी इस Q1 पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये था आपका कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, और इसके अगले लेक्चर से मैं शुरू करवाने वाला हूं कूलॉम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो उन न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यहां तक के सभी वीडियोज आप जरूर देख लेना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल शुरू करना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं और हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।